हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। राइट। सो जो आज का टॉपिक है एकदम न्यू टॉपिक है। सो जो प्रीवियस टॉपिक है उनके हिसाब से आप देख लीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको दल बदल कानून भी बोला जाता है। तो अभी हम देखेंगे इसके लिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कब इसको ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और क्यों ऐड किया गया, और इसके साथ कुछ जो इश्यूज हैं, रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, वो क्या क्या हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, इज basically this is the 10th schedule of Indian Constitution. It is the 10th schedule and added by 52nd constitutional amendment in 1985. For what? To basically to prevent the political defection and it is commonly referred to as एंटी डिफेक्शन लॉ। राइट। सो बेसिक चीजें हैं कुछ जो पहले आपको समझ लेनी है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज नॉट देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इट्स वेरी जेनेसिस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी कोई चीज नहीं थी। बाद में कुछ फिनोमिना ऐसे होने लगे इंडियन पॉलिटी के अंदर जिसके बाद ये जरूरत लगी कि हमें एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत है अपने पॉलिटी के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो फर्स्ट थिंग, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ, ओरिजिनली इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट लेटर इट वाज एडेड अंडर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अंदर इसको ऐड किया गया। और ऐड किसके थ्रू किया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब किया गया? 1985 में। The objective of bringing this law, anti-defection law, was to prevent the political defection. Political defection को prevent करना was the objective to bring this law. So what is political defection? What is the meaning of defection? Political defection means crossing the floor of the house. The meaning of political defection is when a legislator elected on a ticket of a political party, when he crosses the floor, basically जो हाउस होता है लोकसभा या राज्यसभा, उस लोकसभा या राज्यसभा में जो राइट साइड होती है उसकी, वो राइट साइड पर बैठते हैं रूलिंग पावर जो होती है, यानी गवर्नमेंट जो होती है, वो जो एमपी वो बैठेंगे जो गवर्नमेंट का पार्ट है, और लेफ्ट साइड में वो लोग बैठते हैं जो अपोजिशन में होते हैं। सो राइट इज फॉर दी रूलिंग पार्टी के लोग बैठते हैं, और लेफ्ट में जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं वो लोग बैठते हैं। सो बेसिकली अब अगर इस साइड के लोग इधर आ जाएं या इधर के साइड के लोग इधर आ जाएं, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग दी फ्लोर ऑफ द हाउस। जो फ्लोर है हाउस का, उसको क्रॉस कर रहे हो आप, एक साइड से दूसरी साइड आ रहे हो। सो पॉलिटिकल डिफेक्शन का सिंपल शब्दों में मतलब यह है, जब कोई एक लेजिस्लेटर, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो विधानसभा का मेंबर हो, चाहे विधान परिषद का मेंबर हो, वो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर उसने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद, एमएलए एमपी बनने के बाद उसने अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो इस बात को बोलते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन या दल बदल। जिस दल से वो चुनकर आया था उस दल को छोड़कर किसी और दल में चला गया, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन। रीजंस क्या होते हैं जनरली पॉलिटिकल डिफेक्शन के?
पॉलिटिकल डिफेक्शन के जनरल रीजन दो तीन हो सकते हैं। पहला तो एक आइडियोलॉजी हो सकती है, हो सकता है मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से लड़ा हूं और मैं उससे इलेक्ट हो गया हूं, मैं लेजिस्लेटर बन गया हूं, और लेजिस्लेटर बनने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है वो उस मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो मेरी आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रही है, इसलिए इट इज बेटर फॉर मी टू चेंज द पार्टी, राइट। एक तो ये रीजन हो सकता है जो बहुत ही जेन्युइन रीजन है, जनरली इसकी वजह से कोई चेंज नहीं करता है। बट एक ये रीजन हो सकता है कि अगर आपकी अंतरात्मा फिट ना बैठ रही हो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसमें आप हैं, तो उसको आप छोड़ना चाहेंगे, राइट। दूसरा, जिस जनरली जो पॉलिटिकल डिफेक्शन करते हैं वो लोग करते हैं मनी के लिए, पैसे के लिए। ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आने के लिए पैसे दिया जाता है, राइट। अभी बताऊंगा क्यों, क्या है वो, किस लिए पॉलिटिकल डिफेक्शन कराया जाता है। और तीसरा हो सकता है फॉर दी ल्योर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी फॉर द ल्योर ऑफ ऑफिस, यानी कि हम आपको मंत्री बना देंगे, मंत्री पद दे देंगे, या कोई पोजीशन पे हम लोग आपको बिठा देंगे। ये तीन रीजन हो सकते हैं, लाइकली रीजंस हैं डिफेक्शन करने के, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मूव करने के, राइट। सो एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। पहली बात तो ये कि 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट नहीं था ये, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1985 में ऐड इसको किया गया। ये दो तीन चीजें आपको याद रखना जरूरी है, फर्स्ट चीज। और ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल डिफेक्शन को प्रिवेंट करना, राइट। नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखेगा, जो चीजें मैं लिख रहा हूं उनको साथ साथ लिखते रहिएगा। सेकंड पॉइंट, इट प्रिवेंट्स the legislator elected on a ticket of a political party to shift his or her allegiance to another political party, So it prevents the legislator मतलब जो विधायक है या सांसद है, It prevents the legislator elected on a ticket of one political party कि अगर आप भाजपा के टिकट से अगर लड़े हैं तो आप दूसरी पार्टी में अपना जो एलिजियंस है, अपनी लॉयल्टी है, वो दूसरे की तरफ शिफ्ट ना कर सके। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, इट जस्ट मैंने भी आपको यही समझाया। थर्ड, द पर्पस ऑफ anti-defection law, the purpose of anti-defection law is to bring political stability, right? The main objective to bring this anti-defection law is to bring political stability. Obviously, अगर देखिए दो चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडिया ने जो मॉडल अडॉप्ट किया गवर्नमेंट का, उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या होता है, the government is accountable to the popularly elected legislature, right? So India adopted the Westminster model, जो ब्रिटेन का मॉडल था। और वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, अभी तक हम ये इतने लेक्चर कर चुके हैं तो ये बात आपके लिए अंडरस्टूड होगी, दैट the government or the executive is accountable to legislature। जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर के लिए, राइट, लेजिस्लेचर के टूवर्ड्स। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी तक सरकार बनाने में एबल होगी, सरकार बना सकती है जब तक उसके पास मेजॉरिटी हो हाउस में। ये बात हमको क्लियर है।
सो हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल अडॉप्ट किया, और वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो बेसिक फंडामेंटल जो बेडरॉक प्रिंसिपल है वो ये है कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेचर। हमने पता है हमें पॉपुलरली इलेक्टेड का क्या मतलब होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो सरकार तभी तक बनी रहेगी जब तक मेजॉरिटी ना हो उसकी लेजिस्लेचर के अंदर, राइट। इस मॉडल से दो चैलेंज क्रिएट होते हैं। क्या दो चैलेंज क्रिएट होते हैं? पहला चैलेंज इससे ये क्रिएट होता है कि सरकार को मेजॉरिटी ऑफ सीट जीतनी पड़ती है, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीतनी पड़ती हैं। या तो वो खुद से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीते तब वो सरकार बना पाएगी, अगर वो खुद से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं जीत रही है तो उसको कोएलिशन करना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा, एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसमें गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल रहती है लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स, और सरकार तभी तक रह सकती है जब तक मेजॉरिटी हो उनकी हाउस में। इससे दो चैलेंज क्रिएट होते हैं। पहला चैलेंज ये कि किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए लेजिस्लेटर की, उसके पास इतने सदस्य होने चाहिए जीतने वाले। दूसरी चीज, अगर खुद के उसके सदस्य नहीं है तो उसको गठबंधन के थ्रू सदस्य उसकी मेजॉरिटी में होने चाहिए। और दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज ये है कि अगर एक बार उन्होंने सरकार बना ली, उनके पास मेजॉरिटी और उन्होंने सरकार बना ली, तो दूसरा चैलेंज जो आता है उनके सामने, पॉलिटिकल पार्टी के सामने, ये आता है कि उनको जो अपने जीते हुए सदस्य हैं उनको एक साथ रखना पड़ता है। दे हैव टू कीप देयर लेजिस्लेटर टुगेदर, राइट। अगर वो एक साथ नहीं रखेंगे तो उनकी जो न्यूमेरिकल एडवांटेज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो अगर उनके जीतकर 500 में से 543 में से किसी सरकार के 280 सदस्य जीत कर आए, मेजॉरिटी है, उसने सरकार बना ली, तो इन 280 लोगों को उनको रखना भी पड़ेगा 5 सालों तक अपने साथ, क्योंकि इस 280 में से अगर 10 लोग भी निकलकर बाहर चले गए तो सरकार क्या होगी, गिर जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं रही। 273 चाहिए होता है मेजॉरिटी के लिए। सो इसीलिए दो चैलेंज क्रिएट करता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। पहली बात ये कि बहुमत जीतना पड़ता है, मेजॉरिटी जीतनी पड़ती है सरकार बनाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को। और दूसरी बात ये है कि उनको जो सदस्य जीते हुए हैं उन जीते हुए सदस्य को भी एक साथ रखना पड़ता है। ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो जीते हुए सदस्य हैं ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर ना जाएं, राइट। अब भारत में तो कोई एंटी डिफेक्शन लॉ था नहीं आजादी के बाद। तो आजादी के बाद ये हुआ कि 1951 से लेकर 1967 तक अगर आप देखेंगे हमें जरूरत क्यों पड़ी, why we need to bring anti-defection law, why did we bring anti-defection law? The reason is from 1951 to 1967 लगभग 530 डिफेक्शन हुए, यानी 523 सदस्यों ने, लेजिस्लेटर ने अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। 1967 से 68 के बीच ही 428 डिफेक्शन हुए। देख रहे हैं कितने ज्यादा डिफेक्शन हो रहे हैं। तो जब इतने ज्यादा डिफेक्शन हो रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जा रहे हैं, तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो थ्रेटन होगी। अभी मैंने बताया, आई होप आप दोनों पॉइंट समझ लिए होंगे जो मैंने बताया आपको, वही इस बात का जिस्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ का। मैंने बोला कि हमारे यहाँ वेस्टमिंस्टर मॉडल है और वेस्टमिंस्टर मॉडल में गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, राइट। और तभी तक वो रह सकती है गवर्नमेंट पावर में जब तक उनके पास मेजॉरिटी हो। इस वेस्टमिंस्टर मॉडल की वजह से दो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। पहले ये कि उनको बहुमत जीतना पड़ता है, बहुमत जीत लिया तो सेकंड चैलेंज ये है कि बहुमत जीता तो उस बहुमत को बनाए भी रखना पड़ता है, यानी ये इंश्योर करना पड़ता है जो उनके सदस्य हैं वो उन्हीं की पार्टी में रहे, उनकी पार्टी को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अगर वो पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो बहुमत क्या बन जाएगा, अल्पमत बन जाएगा, और वो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस लूज कर देगी अपना हाउस के टुवर्ड्स, राइट। तो दो चैलेंज है इसीलिए। और हो क्या रहा था, हमारे देश में कोई एंटी डिफेक्शन लॉ था नहीं था, और इस तरह से डिफेक्शन हो रहे थे। आप देखिए होलसेल डिफेक्शन हो रहे हैं, 423 लोग डिफेक्ट कर गए, 523 लोग डिफेक्ट कर गए। तो इस चक्कर में क्या हो रहा, देश के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो खतरे में आ रही है, क्योंकि बहुमत में आई सरकार, उसके बाद से कुछ लोग छोड़कर चले गए, सरकार गिर गई, फिर चुनाव,
राइट। सो ये रीजन की वजह से सारी की सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब ने ये एग्री किया कि हमको एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की जरूरत है, ये दल बदल जिससे रोका जा सके। इसलिए हम लोग क्या लेकर आए, एंटी डिफेक्शन लॉ अपने देश के अंदर लेकर आए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। इसीलिए हमको जरूरत पड़ी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। देखो दो रीजन है एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन गलत क्यों है? पॉलिटिकल डिफेक्शन हमेशा गलत भी नहीं है, राइट। क्योंकि मैंने भी बताया कि 3 कारण बताए मैंने कहा डिफेक्शन होने के। पहला ये भी तो हो सकता है ना, मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी में हूं और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से भी जीत कर आया हूं और मेरे को ये लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी मुझसे कुछ ऐसी चीजें करवाने के लिए कह रही है, मुझे कुछ इस तरह के विषयों के ऊपर वोट देने के लिए कह रही है जिनको मैं एग्री नहीं करता जिनसे। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की एक फ्रीडम होनी चाहिए, राइट। तो मैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर चले जाऊं, हमेशा एंटी डिफेक्शन लॉ गलत नहीं होगा। हमेशा दल को बदलना गलत नहीं होता है, और किसी भी डेमोक्रेसी में आजादी भी होनी चाहिए लोगों को। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। जब भी आप दल बदलने की बात सुनते हैं तो उसका हमेशा गलत मतलब नहीं निकालिएगा, नेगेटिव चीज नहीं है दल बदलना। दल बदलना पॉजिटिव चीज भी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और जब सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो ये मेरी चॉइस है ना, मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं। एक बार मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से चुनकर आ गया तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, एक ये भी फ्रीडम है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई? प्रॉब्लम यहां पर आई जब जो दल बदले जा रहे हैं वो किसी एथिक्स और मोरालिटी के चलते नहीं बदले जा रहे हैं। वो जो बदलने वाले लोग हैं वो इसलिए बदल रहे हैं, वो लालच की वजह से दल बदल रहे हैं। वो इसलिए दल बदल रहे हैं कि अगर हम लोग इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएं और उस पार्टी की सरकार बनवा दें तो इस सिचुएशन में हमें वहां मंत्री पद मिल जाएगा, राइट, या फिर हमको पैसा मिल जाएगा इतना सारा, राइट। तो आप समझिए कि एक 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं किसी भी राज्य में, एक के पास फॉर एग्जाम्पल 70 विधानसभा सीटें हैं किसी जगह पर, उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, 70 विधानसभा सीटें हैं। एक पार्टी की 30 सीटें आई और दूसरी पार्टी की जो है वो 40 सीटें आई। अब एक पार्टी जिसकी 30 सीटें हैं ऑब्वियसली वो सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार कौन बनाएगा? जिसकी 40 सीटें हैं, मेजोरिटी है इसके पास, यही बनाएगा सरकार। यही वेस्टमिंस्टर मॉडल है डेमोक्रेसी का। अब क्या करती है जो बी पार्टी है जिसके 30 ही सदस्य आए हैं, ये क्या करती है, ये लालच देने की कोशिश करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 सदस्यों को। तो ये कहेगी कि एक काम करो, तुम 10 लोग जो है, या 10 नहीं, अगर तुम 5 भी मेरी तरफ आ गए तो मेरे 35 हो जाएंगे, उसके 35 हो जाएंगे, उन्हें 6 चाहिए केवल। तो 6 लोगों को वो टारगेट करने की कोशिश करेगी, 6 एमएलए को, कि भाई तुम 6 लोग, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं या हम तुम्हें मंत्री परिषद दे देंगे, तुम 6 लोग हमारी तरफ आ जाओ। और ये 6 लोग इधर से इधर आ गए। अब जो पार्टी हारी हुई थी वो 36 सीटें हो गई उसके पास, और जो जिसके पास पहले 40 थी उसके पास कितनी हो गई? 34 हो गई। तो सरकार कौन बनाएगा? जिसको पहले 30 मिले थे, सीटें मिली थी, अब उसकी 36 सीटें होंगी, वो बनाएगा। तो ये जो दल बदल हुआ है ये किस वजह से हुआ है? ये दल बदल लालच की वजह से हुआ है, पॉलिटिकल ऑफिस के लालच की वजह से हुआ है, मनी के लालच की वजह से हुआ है, आइडियोलॉजिकली नहीं हुआ है। अगर ये आइडियोलॉजिकली होता तो कोई प्रॉब्लम होने की बात भी नहीं है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं डिफेक्शन होता हुआ, ये आइडियोलॉजिकल डिफेक्शन नहीं है, ये मनी माइंडेड डिफेक्शंस हैं, और ये पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर डिफेक्शन हो रहे हैं कि हमें मंत्री परिषद मिल जाएगा, राइट। सो प्रॉब्लम यहां होती है। तो कभी भी आप डिफेक्शन के बारे में सुने तो डिफेक्शन के बारे में, डिफेक्शन हमेशा गलत हो जरूरी नहीं है। कानून के अंदर भले ही चीजें गलत बना दी गई हो, क्योंकि डिफेक्शन होने के कारण ऐसे बन गए थे कि हमें कानून बनाना पड़ा। सो ये 2-3 बातें क्लियर करिए। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि एंटी डिफेक्शन अगर सही है, ये बात मैं बोल रहा हूं, तो डिफेक्शन गलत भी है। क्योंकि डिफेक्शन गलत इसलिए है क्योंकि अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से चुनकर आया हूं, यानी लोगों ने मैंडेट दिया है मुझे, मेरी पॉलिटिकल पार्टी को वो मैंडेट दिया है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि उस टिकट से मैं लड़ा हूं और टिकट का सिंबल, लोगों ने उस टिकट के सिंबल को देखते हुए मुझे वोट किया है। कुछ लोगों ने हो सकता है मुझे पर्सनली वोट भी किया हो। तो लोगों का मैंडेट मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होने के एवज में दिया गया है। लेकिन अगर मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता हूं तो मैं लोगों के मैंडेट की क्या करता हूं? डिसरिस्पेक्ट करता हूं। सो 2 मेन रीजन है हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के। पहला तो मेन रीजन है प्रिवेंट करना डिफेक्शन को, दल बदल को रोकना।
दूसरी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना, क्योंकि सरकार गिरती रहेगी, राइट। मैंने भी बताया वो 30 और 40 वाला, तो 40 वाले ने फॉर एग्जांपल 1 साल सरकार चलाई, ये 30 वाले ट्राई करते रहे कि 6 लोग आ जाएं। 2 साल बाद क्या हुआ, 6 लोग इधर आ गए, 2 साल में सरकार गिर गई, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सरकारें गिरती रहेंगी, बार बार चुनाव का चक्कर होता रहेगा, तो इस सिचुएशन में पॉलिटिकल डिफेक्शन सही नहीं है, ये हम कहते हैं। इसलिए हम एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। नाउ द थर्ड थिंग इज, फीचर क्या है इसके एंटी डिफेक्शन लॉ के। फीचर्स, देखिए फीचर्स इसके क्या क्या हैं, 3 बेसिक फीचर्स हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के, 3 बेसिक फीचर्स। सो पहला फीचर है जो करता है डिफाइन, फर्स्ट फीचर डिफाइन द डिफेक्शन, कि डिफेक्शन का मतलब है क्या, डिफाइन डिफेक्शन, डिफाइन करता है डिफेक्शन को। तो ये 3 चीजें बताता है इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट, इफ ए मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी voluntarily give up the membership or engage in anti-party activities। सो अगर कोई भी सदस्य, अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य स्वेच्छा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन दे दे, पॉलिटिकल पार्टी से स्वेच्छा को छोड़ दे, या फिर क्या करे, एंटी पार्टी एक्टिविटी में इंगेज्ड हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो इसका मतलब क्या है पॉइंट का, वॉलंटरीली गिव अप। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर इस वॉलंटरीली गिव अप को, स्वेच्छा से गिव अप करना अपनी पार्टी की मेंबरशिप को, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे समझते हैं। तो देखो होता क्या है, अगर कोई, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, बीजेपी का, और वो पॉलिटिकल पार्टी का मैं मेंबर हूं और मैं एमएलए हूं या एमपी हूं, और मेरी पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी से निकाल दिया, राइट। सो अगर वो मुझे अपनी पार्टी से निकाल दिया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं एक एमपी एमएलए भी नहीं रहूंगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो इसका वॉलंटरी का मतलब क्या है, एक तो ये हुआ, या मैं क्या करूं, मैं बीजेपी से रिजाइन दे दूं स्वेच्छा से, तो भी मैं मेंबर नहीं रहूंगा। तीसरी बात, इस वॉलंटरी का मतलब क्या है, एक मतलब और है इसका, जो इसका इन्फर्ड मीनिंग है, वो ये है, देखो हर एक मैंने पहले भी आपको इस क्लास में बताया था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक चीफ विप होता है, राइट। चीफ विप जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो उसका काम ये होता है कि सपोज एक बीजेपी एक पार्टी है, तो बीजेपी के मेंबर्स हैं, आज 240 मेंबर बीजेपी के पार्लियामेंट में है। सो 240 मेंबर जो बीजेपी के पार्लियामेंट में है, जब किसी भी रिजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग की बात होती है, किसी बिल के ऊपर वोटिंग की बात होती है, किसी मोशन के ऊपर वोटिंग की बात होती है, तो जो चीफ विप होता है ना पार्टी का, वो डायरेक्शन देता है अपने 240 सदस्य मेंबर्स को जो पार्लियामेंट में एमपी हैं, कि देखो भाई आज हम ये बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और इस बिल के ऊपर आपको यस करना है या नो करना है, वो बताते हैं। तो जो चीफ विप ने कहा वही पार्टी की डायरेक्शन है और वो बात उनको माननी पड़ती है। लेकिन अगर उन्होंने और पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाकर वोट किया, तो उस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी वॉलंटरी, अपनी स्वेच्छा से क्या कर दिया, अपनी पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर दिया, और उनको पॉलिटिकल पार्टी से निकाला जा सकता है अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो।
दिस इज द मीनिंग, ठीक है। सो या तो आप स्वेच्छा से किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दो, या पॉलिटिकल पार्टी आपको निकाल दे, या आप एंटी पार्टी एक्टिविटी में एंगेज्ड हो। अगर आप जिस पॉलिटिकल पार्टी है उसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एंटी पार्टी मतलब अपनी पार्टी के अगेंस्ट ही प्रचार कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, सो पार्टी के पास ये पावर है कि वो आपको निकाल दे, और वो जब निकाल देगी तो ऑब्वियसली आप एमपी या एमएलए भी नहीं रहोगे। दिस इज वन थिंग, ठीक है। दूसरा, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई डिफेक्शन लागू होने की। डिफाइन कर रहा है डिफेक्शन का मतलब क्या है, कि कब ये लॉ लागू होगा। लॉ जब लागू होगा जिसके ऊपर ये लगेगा उसको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा, पनिशमेंट जो है वो ये है डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरी बात, इफ एन इंडिपेंडेंट member joins a political party after getting elected, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक निर्दलीय लड़ा, राइट, मैंने एमएलए के चुनाव लड़े, एमपी के चुनाव लड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट ने मुझे नहीं दिया या मैंने नहीं लिया, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और मैं जीत गया, और उसके बाद जीतने के बाद मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लूं, फॉर एग्जांपल मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, उसके बाद मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर लूं या बीजेपी को ज्वाइन कर लूं, तो मेरी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे ये माना जाएगा कि ये दल बदल कानून उनके ऊपर लागू हो जाएगा और उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं भाई? अगर आप इंडिपेंडेंट लड़े हो तो लोगों ने आपको, लोगों का मैंडेट ये है, लोगों ने आपने इसको इसलिए जिताया क्योंकि आप इंडिपेंडेंट थे। लोगों का मैंडेट ये है कि आप इंडिपेंडेंट जीतो। लोगों का मत ये था कि आप इंडिपेंडेंट हो, हम इसलिए आपको जिताया। आप क्या कर रहे हो? इंडिपेंडेंट जीतने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द मैंडेट ऑफ पीपल। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर क्या होगा, लागू हो जाएगा। सो अगर आप स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ दें या पार्टी आपको अपनी पार्टी से निकाल दे, राइट, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह लड़े और जीतने के बाद आप क्या करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, इन तीनों ही कंडीशन में आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपके पद से। नेक्स्ट इज, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर joins a political party after 6 months, सो अगर कोई मेंबर जो नॉमिनेटेड मेंबर आपको पता है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है, राइट। सो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको मनोनीत किया है, उन्होंने 6 महीने के बाद, 6 महीने तक अगर वो इधर उधर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पार्टी भी ज्वाइन करे। 6 महीने बीतने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, दल बदल कानून लागू होगा और उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये 3 कंडीशन है। अब इतनी बात समझिएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिनमें आपके ऊपर किसी भी एमपी एमएलए के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, और जब एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ ये चीज आपने क्लियर है, लिख ली भी होगी। इसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है, इन तीनों का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक्सेप्शन। ये कहां लागू नहीं होती एक्सेप्शन? 2 चीजें एक्सेप्शन इसका। फर्स्ट, इन केस ऑफ स्प्लिट, that is if 1/3 members of a political party if 1/3 elected member मैं लेजिस्लेटर लिख देता हूं, 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जॉइंस नहीं splits
और दूसरा इन केस ऑफ मर्जर, in case of merger, that is if 2/3 elected member of a political party merge their party with another party, सो बेसिकली दो बातें हैं, इन दोनों का ये एक्सेप्शन है, ये एंटी डिफेक्शन कहां नहीं लागू होगा स्प्लिट के केस में। स्प्लिट के केस में क्या होता है, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, उसके 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स जो हाउस में है, सो 1/3 अगर उसके इलेक्टेड मेंबर हैं, तो फॉर एग्जांपल के सपोज करिए किसी एक विधानसभा में 30 सदस्य भाजपा के हैं, बीजेपी के 30 सदस्य हैं, राइट, और उन 30 सदस्यों में से अगर 1/3 सदस्य यानी 10 सदस्य, 30 का 1/3 10 सदस्य, 10 सदस्य अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, 10 सदस्य किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो इस सिचुएशन में उन 10 लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। यह बात क्लियर कर लीजिए आप लोग। सो वन इसको बोलते हैं स्प्लिट, पार्टी में टूट जाना पार्टी का। तो 1/3 सदस्य अगर 1 करेगा तो एंटी डिफेक्शन लागू होगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 9 तक करेंगे तो एंटी डिफेक्शन। लेकिन जहां 10 हुए, क्योंकि 1/3 है, और 1/3 को क्या किया गया, अलाउ किया गया है कि अगर इकट्ठा यानी होलसेल डिफेक्शन अलाउड है, यानी 10 लोग अगर इकट्ठा 30 में से 30 का 1/3 10 लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा ज्वाइन कर ले तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया, इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया इसके थ्रू, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो स्प्लिट को हटा दिया गया। लेकिन दूसरी चीज अभी भी बची हुई है, विच इज इन केस ऑफ मर्जर। मर्जर क्या होता है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 2/3 सदस्य, राइट, सो 30 का 2/3 कितना हो गया, 20 मेंबर्स। अगर 2/3 सदस्य पूरा का पूरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज कर लेते हैं अपने आप को, यहां मर्जर है, यहां स्प्लिट नहीं हो रहा है, यहां मर्जर हो रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग 30 लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, और 30 लोग में से 20 लोग अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाकर अपनी पार्टी को ही मर्ज कर लेते हैं, पूरी पार्टी को मर्ज कर रहे हैं, वो 10 लोग नहीं 20 लोग नहीं जा रहे हैं, पूरी पार्टी ही मर्ज कर रहे हैं, इस सिचुएशन में उन 20 लोगों के पास एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। सो आज के टाइम में एंटी डिफेक्शन लॉ का अगर एक्सेप्शन पूछे कि कहां लागू नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ, तो बोलना इन केस ऑफ मर्जर। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाए विद इट्स 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर, तो इस सिचुएशन में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2/3 ने ज्वाइन कर लिया, वो जो बचे 10 हैं उनका क्या होगा, उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो ज्वाइन, वो तो जिस पार्टी में उसी के हैं, ठीक है। सो अगर 2/3 सदस्य एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। तो आप सुनते रहते होंगे इस पार्टी ने अपने आप को इस पार्टी में मर्ज कर लिया, तो बड़ी पार्टी में अक्सर क्या करती है, छोटी पार्टी मर्ज हो जाती है। मर्ज कैसे हो जाती है, पूरे के पूरे अपने 2/3 सदस्य जो भी उनके होंगे वो क्या होंगे, उन 2/3 सदस्यों के साथ वो उस पार्टी में मर्ज कर लेंगे, बात खत्म हो गई। अब वो बड़ी पार्टी बन गई है, उसी में मर्ज हो गए हैं, वहां पर भी लागू नहीं होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। सो दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकेंड फीचर, second feature of anti-defection law, the second feature is deciding authority. deciding authority यानी कौन डिसाइड करेगा, यानी पनिशमेंट कौन देगा, यानी कि ये डिस्क्वालीफाई किया जाता है आपको, ये कौन बताएगा।
तो कौन बताता है? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है एंटी डिफेक्शन लॉ की, सो अगर कोई भी पर्सन एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो स्पीकर के पास ये एप्लीकेशन दी जाती है कि देखो इसने ऐसा किया है, आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। और ये स्पीकर का डिस्क्रिशन है, स्पीकर के पास विवेकाधीन शक्ति है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कब करेगा, कितने समय में करेगा, फाइल कब उसकी रीड करेगा, वगैरह वगैरह उसके पास रहता है। वो एक इशू भी है इसमें। तो स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं, स्पीकर लोकसभा के केस में और चेयरमैन राज्यसभा के केस में। बट इन कीहोतो होलोहन केस, इन कीहोतो होलोहन केस 1992 सुप्रीम कोर्ट held that the decision of speaker and chairman is subjected to judicial review, and therefore their decision can be challenged, राइट। सो स्पीकर ने जो भी डिसीजन दिया है उसको क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि स्पीकर का और चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होता है, तो फाइनल नहीं होता, उसको चैलेंज किया जा सकता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज पनिशमेंट के बारे में बताया गया। पनिशमेंट क्या मिलती है? बेसिकली पनिशमेंट इज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ना तो हाउस का मेंबर बन सकते और हाउस का मेंबर नहीं बन सकते तो मंत्री भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकते और हाउस का मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हमने दो तीन चीजें पढ़ी। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया 1985 में। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? पॉलिटिकल डिफेक्शन को प्रिवेंट करना। पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब क्या है? क्रॉसिंग द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्यों जरूरी है? पर्पस है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना, क्योंकि अगर डिफेक्शन होते रहेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, सरकारें गिरती रहेंगी, जिसकी वजह से देश के अंदर एक गवर्नेंस जो है उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एंटी डिफेक्शन की जरूरत है। क्यों लेकर आया गया? क्योंकि 1950 से लेकर 1980s तक हमने देखा कि बहुत ज्यादा डिफेक्शन हो रहे थे, इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का जो रीजन था वो स्पेशली डिफेक्शन था। और जो डिफेक्शन थे वो आइडियोलॉजिकल डिफेक्शन ना होकर वो मनी रिलेटेड डिफेक्शन और पॉलिटिकल ऑफिस रिलेटेड डिफेक्शंस थे। ऐसे डिफेक्शंस को, ऐसे अनएथिकल डिफेक्शंस को रोकने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ में तीन इसके जो फीचर्स हैं, फर्स्ट फीचर ये है कि डिफाइन करते हैं जो डिफेक्शन को, डिफेक्शन का डिफेक्शन किन किन के ऊपर लागू होता है। सो अगर कोई स्वेच्छा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को त्याग दे या फिर पॉलिटिकल पार्टी उसको उसकी मेंबरशिप उसकी पार्टी से एक्सपेल कर दे या फिर वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो, तो ऐसे सिचुएशन में उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। दूसरा, अगर कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति है वो 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू होगा। और तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर लड़ा है ना, अगर कोई इंडिपेंडेंट किसी ने इलेक्शन लड़ा है और जीतने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल सेंस में देखोगे इसको चारों तरफ, अपने आप आसपास जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कैसे एंटी डिफेक्शन करते हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, या इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने की भी कोशिश करते हैं, तब भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जा सकता है। फाइनल डिसीजन किसका होता है? स्पीकर का लोकसभा में,
और चेयरमैन का राज्यसभा में। स्टेट्स में भी स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सिमिलरली, राइट। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बट फाइनल नहीं है इनका डिसीजन। इनके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कियोतो ओलन में ये डिसीजन है। पनिशमेंट क्या मिलती है? डिस्क्वालीफाई इनको किया जा सकता है, ये मंत्री नहीं बन सकते उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए चुने गए थे। सो मैं अगर 5 साल के लिए चुना गया तो 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद अगले 6 महीने के लिए मैं क्या नहीं बन सकता हूं? मंत्री, या ये दोबारा इलेक्शन डिफेक्शन मेरे ऊपर लागू होगा तो मेरी सदस्यता खत्म हो जाएगी। सो दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ कुछ इश्यूज हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जस्ट राइट देम डाउन। So issues related to anti-defection. Write it down. Issues related to anti-defection. Issues related to anti-defection law. Right. So ये जितनी बातें लिखी है सब तो आपने ऑब्वियसली, मैंने आपको अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ कभी भी आपके पास आएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सब चीजें अच्छी नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ नेगेटिव भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव है जो लगातार बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ होना ही नहीं चाहिए हमारे देश में। क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इज लिखिए द एंटी डिफेक्शन लॉ, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द एंटी डिफेक्शन लॉ गिव पॉलिटिकल पार्टीज इमेंस पावर। The anti-defection law give political parties immense power over legislators. That is any dissent, D-I-S-S-E-N-T, that is any dissent could be threatened by disqualification. Could be threatened by disqualification. For example, the term voluntarily giving up membership, voluntarily giving up membership is ambiguous and vaguely defined that clearly chokes and stifle the voice and opinion of legislators. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, therefore we can say that the application of anti-defection law, therefore we can say that the application of anti-defection law is less about providing stability to government, and more about strengthening the hands of the political party leadership in dealing with dissenting legislators. क्या मतलब है इस पॉइंट का? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एक्सप्लेन द वेरी प्रॉब्लम विद एंटी डिफेक्शन लॉ। सो व्हाट इट सेज, देखिए हमने पढ़ा कि बेसिकली अगर जब आप कोई भी सदस्य होता है, जो एमपी होता है, एमएलए होता है, उसका मेन काम क्या होता है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ एमपी एंड एमएलए? मैंने आपको बताया था एमपी एंड एमएलए यानी लेजिस्लेचर का मेन काम होता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, राइट, और लॉज बनाना जो सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम जो है किसी भी लेजिस्लेटर का, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है। और दूसरा एक काम जो उनका मेन काम होता है वो ये होता है कि अगर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद को चुन के भेजा है, सो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा में, राइट। सो मेरी जितनी प्रॉब्लम होंगी, यानी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी,
उनके जो सॉल्यूशन हो या इनकी जितनी प्रॉब्लम्स हो उन सबको लोकसभा के सामने रखना और उनको रिजॉल्व कराने का काम करना ये मेरे मेंबर का, जिसको मैंने भेजा है, मेरे सांसद का काम है। राइट, दिस इज द बेसिक फंक्शन। उस सांसद के लिए सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या डिमांड है। इतनी बात आपको क्लियर होगी ना। अब अगर एक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई एक ऐसा बिल लेकर आई, वो एक रूलिंग पार्टी का मेंबर भी है, वो एक रूलिंग पार्टी का सांसद है, और जो रूलिंग पार्टी का सांसद है वो क्योंकि इसीलिए उसकी जो गवर्नमेंट है वो एक बिल लेकर आई और उस बिल से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। राइट, सो फॉर एग्जांपल बीजेपी आज सरकार में है और बीजेपी एक बिल लेकर आई, राइट, और बीजेपी का सांसद ही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और मैंने उसको जिताया है, उसकी जिम्मेदारी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के टुवर्ड्स है उस सांसद की। अब वो जो बिल लेकर आया है हाउस में, जो बिल गवर्नमेंट लेकर आई यानी बीजेपी जो लेकर आई है, उस सांसद की जो ओरिजिनल पार्टी है वो जो लेकर आई है, उस बिल को अगर पास हो जाएगा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी मेरे सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब उस बिल को पास करने की बात आए तो आपके इसको क्या लगता है कि सांसद को क्या करना चाहिए? उस बिल के फेवर में वोट देना चाहिए और उस बिल के अगेंस्ट में वोट देना चाहिए? ऑब्वियसली आप कहोगे उसके अगेंस्ट वोट देना चाहिए क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए खराब है वो। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पार्टी का, बीजेपी पार्टी का जो चीफ विप होगा वो एक विप इशू करेगा और वो विप में ये कहेगा कि सभी सांसदों को, इस पार्टी के जितने भी सांसद हैं 240 या 250 या 270 जितने भी हैं, उन सभी को इस बिल के फेवर में वोट करना है। सो नो मैटर व्हाट ही थिंक्स इज गुड फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी और वेदर इट इज बैड फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगेंस्ट हिज कॉन्शियंस, अगेंस्ट हिज विशेस, ही और शी हैज टू वोट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी। उसको अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वोट करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है यहां पर जो आवाज है, जो अंतरात्मा की आवाज है उस सांसद की, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्टीफल हो रही है, वो रुक रही है। और अगर ये अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग वोट करे, चीफ विप के अगेंस्ट वोट करे, चीफ विप ने उसको जो कहा है उसके अगेंस्ट वोट करे, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है? एंटी पार्टी एक्टिविटी करी है। उसने वॉलंटरी अपनी पार्टी से क्या कर रहा है? वो त्यागपत्र अपना दे रहा है। उस बात को ये कंसिडर किया जाएगा और उसको उसकी पॉलिटिकल पार्टी से निकाला जाएगा। सो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। गांधी जी ने यह बात बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट, सॉरी, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट और द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रादर देन द रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सो यहां पर आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी स्ट्रांग है। सांसद क्या कह रहा है? सांसद के पास तो पावर ही नहीं है। सांसद ने अगर अपनी मर्जी से वोट भी करना चाहा तो वोट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने अपनी मर्जी से वोट किया तो उसको उसकी पार्टी से भी निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई अपनी पार्टी के विशेष के अकॉर्डिंग वोट नहीं करता है, उसको क्या माना जाता है? कि वो वॉलंटरीली अपनी पार्टी से रिजाइन दे रहा है। और वॉलंटरीली अगर कोई अपनी पार्टी से रिजाइन दे रहा है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ का एक अप्लाई करने का एक ग्राउंड है। राइट, तो सबसे पहला इशू यही है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पॉलिटिकल, वो जो सांसद होते हैं, लेजिस्लेटर हैं, उन लेजिस्लेटर्स हैं, उनकी जो वॉइस ऑफ, जो कॉन्शियंस है, जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है, यानी उनको जो फ्रीडम होनी चाहिए अपने डिसीजन लेने की, वो डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं देता है, उसको स्टिफल करता है, उसको सप्रेस करता है। दिस इज द फर्स्ट इशू दैट यू शुड नो। राइट, वही हमने इन चीजों को लिखा है। सो आपने जो लास्ट लाइन लिखी उसमें आप देख लीजिएगा लास्ट में क्या लिखा। देयरफॉर वी कैन से द लॉ, द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इज लेस अबाउट प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट and more about strengthening the hands of the political party leadership in dealing with dissenting legislator। यानी जो डिसेंट कर रहे हैं, यानी जो आपकी पार्टी के अकॉर्डिंग काम नहीं है, उनके साथ डील करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पावर दे रहा है। किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। ये एक इशू है इसके साथ। राइट, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एंटी डिफेक्शन के बारे में कभी भी लिखेंगे तो हमेशा ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर के साथ साथ के एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम यही है, ये फ्रीडम नहीं देता। अपने लेजिस्लेटर जो होते हैं वो अपनी फ्रीडम अपने अकॉर्डिंग नहीं वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने अकॉर्डिंग उन्होंने वोट किया और वो वोट
पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट किया उन्होंने, तो इस सिचुएशन में उनकी सदस्यता ही चली जाएगी। सो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो रही है रादर देन लेजिस्लेटर स्ट्रांग कर रहे हैं। दूसरी बात लिखेगा रोल ऑफ द स्पीकर। दूसरा इश्यू है रोल ऑफ द स्पीकर। रोल ऑफ द स्पीकर, देखिए हमें पता है कि हमने पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? स्पीकर है। और स्पीकर जनरली किस पार्टी का होता है? आप सबको पता है रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है। आज भी रूलिंग पार्टी का स्पीकर है, पिछले 10 साल पहले भी रूलिंग पार्टी का स्पीकर था। तो जब रूलिंग पार्टी का स्पीकर है तो ऐसे सिचुएशन में स्पीकर जो होता है ना वो बाइज्ड मैनर में काम करता है, राइट। सो अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इधर रूलिंग पार्टी में कोई आ रहा है, दूसरी पार्टी से डिफेक्ट करके कोई रूलिंग पार्टी में आ रहा है, तो ये डिफेक्शन हुआ। अब डिफेक्शन की एप्लीकेशन स्पीकर के पास जाएगी। स्पीकर 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसके ऊपर कोई डायरेक्शन, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेता है, क्योंकि वो बायस तरीके से काम कर रहा है, जो नहीं करना चाहिएगा। सो लिखेगा इसमें रोल ऑफ स्पीकर के अंदर, स्पीकर यूजुअली, सिंस स्पीकर यूजुअली बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी, since speaker usually belongs to ruling party and often act in a biased manner and often act in a biased manner, full comma, this leads to the breakdown of the spirit of the law. This leads to the breakdown of the spirit of the anti-defection law, right? तो स्पीकर कई बार बायस्ड मैनर में काम करता है। सो एक कमिटी है, इसी में लिख लेना यहीं पर स्टार पॉइंट बनाकर, एक कमिटी है दिनेश गोस्वामी कमिटी। दिनेश गोस्वामी कमिटी ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। एंड एक कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC। इस कमीशन ने, ये दोनों ने रिकमेंड दैट द decisions related to anti-defection should be decided by president on the recommendation of Election Commission of India, right? प्रेसिडेंट डिसाइड करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। जैसे हमने आर्टिकल 102 के अंदर पढ़ा था ना डिस्क्वालिफिकेशन, सो उस आर्टिकल 102 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है मेंबर्स का, उसको डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन जो बाइंडिंग होती है। तो सिमिलरली एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसका डिसीजन भी ये लोग करें, क्योंकि ये बायस्ड नहीं होंगे। एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम मानते हैं कि बायस्ड नहीं होगा, प्रेसिडेंट बायस्ड तरीके से काम नहीं करेंगे। ये चीज लिख लीजिएगा अगर सॉल्यूशन आपको लिखना हो हमेशा। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट इशू political parties using the loopholes under the anti-defection law। loopholes नहीं, ऐसे लिखना, political party using the loopholes to circumvent
the anti-defection law, to circumvent the anti-defection law. For example, resigning instead of changing the instead of joining another political पार्टी, राइट। तो लूप होल का इस्तेमाल करते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर है। तो अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो नहीं लगेगा आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगता है? जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। अब क्या है, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, 30 मेंबर एक पार्टी ने जीते और 40 एक के सदस्य जीते। इसको कितने चाहिए? 6 चाहिए। 6 आएंगे तो ये पार्टी बना लेगी, राइट। सो ये पार्टी 30 वाली अगर इन 6 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करेगी तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा इनके ऊपर, ये 6 के 6 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये क्या कर सकती है, इनसे बोलेगी, जो 6 मेंबर ये लेना चाह रही है उनके साथ सेटिंग करके उनसे बोलेगी तुम एक काम करो, 6 लोग रिजाइन कर दो, राइट। सो ये 6 लोग या 10 लोगों से कहेगा कि 10 लोग रिजाइन कर दो, या 11 लोग क्या कर दो, तुम रिजाइन कर दो। तो जैसे ही इन 11 लोगों ने रिजाइन करा, रिजाइन करते ही क्या करेंगे ये लोग, रिजाइन कर दिया तो मेंबरशिप है नहीं है पार्टी की, तो इन्होंने अब एमपी भी नहीं रहे, एमएलए भी नहीं रहे, तो अब ये क्या करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और यहां से क्या कर सकते हैं, फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर अगर आपने एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ तो आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते अगले 5 सालों तक। लेकिन अगर रिजाइन करोगे तो आप दोबारा जिस नई पार्टी ज्वाइन करो और उससे क्या कर लो, चुनाव लड़ लो। तो रिजाइन का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ डिफेक्टिंग। सो लूप होल इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिएगा। एक लास्ट पैरा लिख लीजिएगा इसमें कंक्लूजन के लिए। इन 1968, कहीं भी आपको यूज करना हो वे फॉरवर्ड में तो लिख लीजिएगा। इन 1968 चौहान कमिटी, चौहान या CHAVAN, चौहान कमिटी and constitutional experts like MC Setalvad and constitutional experts like MC Setalvad, SETALVAD, are of the opinion that defection are political problems that need to be dealt by political parties, and it is not a legal lacuna that needs to be addressed. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई ये डिफेक्शन जो है एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। सो पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉलिटिकल होता है। तो आप इतना अपने जो मेंबर्स हैं आपके, इतने आप स्ट्रॉन्ग करिए, इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग करिए अपनी पार्टी के अंदर कि आपके मेंबर्स छोड़कर ना जाए, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम नहीं है। यू आर नाउ सॉल्विंग द पॉलिटिकल प्रॉब्लम with a legal method, which is nothing gonna happen in this, right? The solution would not come in this method, in this way. So this is about anti-defection law. बाकी आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में, आपके पास जो भी बुक है, but this is the gist of complete anti-defection law. Okay, thank you class, have a nice day, bye bye.